पाकिस्तान का जो इमीडिएट नेबरहुड है, उसमें क्या होता है, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की खारजा और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी पे भी होता है। पोलर दुनिया की बात की, चीन, अमेरिका, भारत भी एक पोल है। भारत हमेशा से खुद को कहता रहा है कि हम नॉन अलाइन्ड हैं और उसका एक एम डिफाइन अमेरिका की तरफ से होता है कि अब हमने चाइना को कंटेन करना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हमज़ा तारिक, आपका होस्ट मॉडर्न डिस्कोर्सेज़ का। आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं, जनाब हमाद वलीद साहब। ये एनडीयू के ग्रेजुएट्स हैं और स्ट्रेटिजिक विजन इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, वहाँ पे ये एज ए रिसर्चर हैं। तो थिंक टैंक के बंदे ही, मैंने सर आपको इंट्रोडक्शन में अपने कहा था कि मैं इस तरह के इंस्टीट्यूट के बंदे लेके आऊँगा जो रिसर्च करें, रिसर्चर्स हों, ताकि उनसे हम सीख सकें। तो इसीलिए आज इनको दावत दी है। ये इंडिया यूएस रिलेशंस को थोड़ा देखते हैं। तो चूँकि हम इंडिया हमारा क्लोज़ एक बॉर्डर हम उसके साथ काफ़ी बड़ा शेयर करते हैं, हमने सारी उनके वॉर लड़ी हैं। तो इंडिया में क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत क्रूशल है अंडरस्टैंड करना। चाहे हम इंडिया को एज अ फ्रेंड लें, एज अ फो लें, इंडिया को अंडरस्टैंड करना बहुत क्रूशल है। और यूएस क्योंकि सुपर पावर है, हमारी सारी जो मेजर ट्रेड यूएस के साथ होती है, हमारे वर्ल्ड बैंक वगैरह का, आईएमएफ पे इन्फ्लुएंस यूएस का है। तो यूएस हमारे बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या कर रहा है, इंडिया के साथ उसके कैसे रिलेशन है, ये हमारे लिए काफ़ी क्रूशल है समझना एज अ कंट्री। अगर हमने ग्रो करना है, अगर हमने अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन जिस तरह कायम करने, हमने उनको समझना बहुत ज़रूरी है, अपने नेबर्स को बड़ा क्रिटिकल है। तो जो सबसे हमारा जो मेजर, यूजली तो एनिमी लिया जाता है, लेकिन मैं एज अ नेबर ही कहूँगा, वो इंडिया है। तो इंडिया को समझने के लिए उसकी एक पहलू है, वो इंडिया यूएस रिलेशंस है। तो आज इस चीज़ के लिए हमने दावत दी है जनाब हमाद वली साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप शो में आने के लिए। थैंक यू हमज़ा, एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान का जो इमीडिएट नेबरहुड है, उसमें क्या होता है, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की खारजा और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी पे भी होता है। और ख़ास तौर पे जब आप देखते हैं कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर एक ट्रांजिशन में है, एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है। पहले आपने कोल्ड वॉर देखी, अब आप अमेरिका और चाइना का कंपटीशन देखते हैं, तो इसमें इंडिया किधर आता है, पाकिस्तान किधर आता है, इस खित्ते के बाकी ममालिक किधर हैं। और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल से दुनिया में बहुत रैपिड पेस पे कुछ इवेंट्स हुए हैं, जिसमें यूक्रेन की जंग है, मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है और साउथ चाइना सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है। और एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि कुछ ममालिक में दूरियां बढ़ी हैं और कुछ में कुर्बतें बढ़ रही हैं। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। सो मैं आई लुक फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन, टू योर क्वेश्चंस एंड टू ऐड माय पॉइंट्स। थैंक यू, थैंक यू। जी जी, बिल्कुल ना, यही हमारा बड़ा क्रूशल है नेबर्स को समझना। और इंडिया, हम देख रहे हैं विद इन पास्ट 2-3 ईयर्स सडनली इंडिया का काफ़ी जो ग्लोबल अरीना में उनका इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा है। वो काफ़ी डोमिनेंट या कह सकें काफ़ी रेलिवेंट प्लेयर साबित हो रहे हैं। स्पेशली जब यूएस चाइना के खिलाफ जब जा रहा है, वो भी चाह रहे हैं इंडिया को अपने साथ मिलाएं, इंडिया उनके साथ क्वाड में भी शामिल है। दूसरी तरफ रशिया का जो बैन लगा है, सारा ईयू की जो एनर्जी है, वो फ्यूल है, वो रशिया से इंडिया आता है, यहाँ से वो वापस जा रहा है ईयू में। तो उसके अलावा यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन, इनकी आईटी ग्रोथ काफ़ी बड़ी हो रही है, तो ये रेलिवेंट बड़ा प्लेयर हो रहा है। तो उसमें हम जो बिल्कुल। आज कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे इंडिया और यूएस को। अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप, ताकि हमारा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप हो जाए। तो फिर हम प्रीवियस हमें थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी सी आइडिया हो, जो भी हो, जिनको जो एक्टिवली नहीं जिन चीज़ों को नज़र रखते हैं उनके लिए, फिर हम करंट जो सिचुएशन है उसको डिस्कस कर लेंगे। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो मौजूदा इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स को समझने के लिए वी नीड टू गो बैक टू 47 व्हेन बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। वहाँ हमें ये समझना चाहिए था कि वर्ल्ड वॉर 2 के फ़ौरन बाद जब बर्तानिया से इन दोनों ममालिक ने आज़ादी हासिल की, तो हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर का आगाज़ हो जाता है। दुनिया 2 नज़रियाती और इकोनॉमिक ब्लॉक्स, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, उनमें डिवाइड हो जाती है। तो इंडिया के, आपको पता है, पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे नेहरू, तो उनसे रिलेटेड एक आइडिया होता है जिसको आप नेहरूवियन सोशलिज़्म कहते हैं। इसी वक़्त आप ये समझते हैं कि इंडिया प्रॉपर्ली कोई पोज़ीशन नहीं पकड़ता। हम ये अक्सर आइडिया देते हैं कि पाकिस्तान शायद अमेरिका की साइड पे चला गया, भारत सोवियत रूस की साइड पे चला गया।
इंटरमिटेंट ताल्लुकात रहे हैं। भारत हमेशा से खुद को कहता रहा है कि हम नॉन अलाइन्ड हैं। नॉन अलाइन्ड का मतलब हम किसी की साइड नहीं पकड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी लीनिंग सोवियत रूस की तरफ रही। कोल्ड वॉर तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर आप देखते हैं कि 91 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाती है। वो एज़ एन एम्पायर खत्म हो जाता है। तो दुनिया में जो एक 2 पावर सेंटर थे, बाइपोलैरिटी जिसको कहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और यूनिपोलैरिटी कि अमेरिका एक सोल हेजेमोन और पावर बन के उभरता है और दुनिया में फिर एक अमेरिका राज शुरू हो जाता है। उसी तरफ आप देखते हैं कि इंडिया में एक कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। 91 की बात कर रहा हूँ, जब उनके वज़ीर-ए-आज़म थे नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर जो जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में वज़ीर-ए-आज़म बने। तो वो एक पॉलिसी परस्यू करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलना है। मार्केट लिबरलाइज़ेशन और ये फिनोमेना दुनिया भर में चल रहा था। जितने भी ये सोशलिस्ट और ये नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वाले ममालिक थे, वो इन पॉलिसीज़ को खोल रहे थे। यही काम आप ईस्टर्न यूरोप में देख रहे थे कि जो सोवियत से टूट के ममालिक जितने बने थे, ये एस्टोनिया, पोलैंड, लातविया, वो भी मार्केट खोल रहे थे। आप ईस्ट एशिया में देखते हैं, वहाँ भी मार्केट खुल रही थी और ये वही टाइम था जब चाइना भी डेंग शियाओपिंग जब उनका आ गया था, जब वो उनके लीडर बने थे, उनकी एंट्री होती है दुनिया की ग्लोबल मार्केट में और चाइना की जो मेन इकोनॉमिक्स ग्रोथ थी, वो सारी इसी वजह से थी कि वो जो एक लिबरल मार्केट पॉलिसीज़ थी, ब्रेटन वुड्स का सिस्टम था, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन, GATT उनमें उनकी शमूलियत होती है। इंडिया की भी हो रही थी। क्युमुलेटिवली उनका इकोनॉमिक मास इतना था कि वो ग्रो कर गए। फिर आप देखते हैं कि कॉर्पोरेशंस आ जाती हैं, इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, फाइनेंस बन जाती है। फिर उसके बाद इंडिया एक आईटी का हब बन जाता है, तो इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान आप देखते हैं कि अमेरिका की एक रिलायंस भी बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब सोवियत यूनियन तो खत्म हो गया, तो अगली पावर कौन उभरता है? चीन। तो अब चीन को काउंटरवेट एशिया में करने के लिए जो उनकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी थी, जिसका एक तरह से आप कहते हैं 90s और अर्ली 2000s में जेनेसिस भी हो जाता है। उसके लिए उनको कहा था कि खित्ते में कौन से ममालिक हैं जो हमारे साथ मिल सकते हैं या एक काउंटरवेट उनके अलायंस सिस्टम में आ सकते हैं। उसमें आपको बहुत हद तक जो उनकी पुरानी अलायंसेस थी, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, अब फिर आप देखते हैं इंडिया भी इसमें शामिल हो जाता है। क्योंकि इंडिया की भी हिस्टोरिकली चाइना से एक फ्रिक्शन रही है। 1962 में वो जंग पे गए हैं और पिछले 10 साल में उनके बहुत ज़्यादा बॉर्डर क्लैशेज़ हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में, डोकलाम में, लद्दाख में, जिसकी वजह से भारत और चाइना आर द ओनली कंट्री जिनकी फ़ौजों ने आपस में टक्कर की है। ये फैक्ट बड़ा समझने को ज़रूरी है कि इनकी अफ़वाज की एंगेजमेंट हुई है। आप अक्सर वीडियोज़ देखते हैं कि वो डंडों से और पत्थरों से लड़ रहे थे, ताकि वो एक अब कहा जाता है एस्केलेशन कंट्रोल में रहे, ऑब्वियसली दे आर नेबरिंग स्टेट्स, दोनों एक स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय कर रही थी। तो यहाँ फिर अमेरिका के लिए भारत बड़ा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अगर उसने अब चाइना को कंटेन करना है जैसे वो कहते हैं, तो उसके लिए जो रीजन के एशिया के बड़े ममालिक हैं, उनका अमेरिका के साथ अलायंस में होना ज़रूरी है। अलायंस का फ़ायदा क्या होगा अमेरिका को, कि अब अमेरिका अकेले खुद सोर्सेज़ नहीं लगाएगा। अमेरिका जिसे कहते हैं बक पासिंग करेगा कि थोड़ा वज़न आप भी बर्दाश्त करें। अब अमेरिका की डोमेस्टिक डिबेट देखें तो नेटो से उनका यही मसला था, कि वो कहते हैं सारा पैसा हम लगाते हैं नेटो के लिए, तो नेटो के ममालिक भी स्पेंड करें, क्योंकि उनकी जो है शर्त होती है कि यू हैव टू स्पेंड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस, तो बहुत से यूरोपीय ममालिक नहीं कर रहे थे। ये ट्रेंड यूक्रेन की जंग के बाद टू एन एक्सटेंट रिवर्स हो रहा है और शायद यही वजह है, क्योंकि ट्रम्प तो ओपनली बड़ा कहता रहा था कि हम नेटो से निकल जाएँगे और अब जब ट्रम्प वापस आ रहा है, तो ये यूरोपीय ममालिक ही हैं जिनको इस टाइम सबसे ज़्यादा एंग्ज़ायटी है इस चीज़ की। तो कोई यही काम वो एशिया में इमिटेट करना चाहता था, कि हम एक तरह से कंटेन करें या अलायंसेस बनाएँ और उस पे काम किया जाए। तो यहाँ इंडिया इस इक्वेशन में बड़ा सेंट्रल आ जाता है। एक, कि ये चाइना जितना ही बड़ा मुल्क है, आपको पता है इस टाइम इंडिया की आबादी चाइना से भी बढ़ गई है। वो इकोनॉमिकली एक एक बहुत बड़ी मार्केट भी हैं और दुनिया का अगर आप डिफेंस के चार्ट्स देखें तो अमेरिका, चीन के बाद लार्जेस्ट इंडिया ही बनता है और स्पेंडिंग में भी वो हर साल उनकी बढ़ाई जा रही है। फिर जो इंडियन ओशियन रीजन है, जिसको अब एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक की कंस्ट्रक्ट बनाई गई 2013 के बाद से, जब हिलरी क्लिंटन और ओबामा ने अपनी पॉलिसी दी थी पिवट टू एशिया, कि अब हम एशिया की तरफ मूव करेंगे। तो पिवट के लिए एक लिंचपिन जो ज़रूरी मुल्क था, वो क्या था? इंडिया। और ये वही साल रहे 2013 से 2020 में, जिनमें आप देखते हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर क्लैशेज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं।
और इंडिया अपनी डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ा देता है, वो नए जहाज खरीद लेता है, वो अपनी नेवी का बिल्डअप शुरू कर देता है। और ये काम दुनिया भर में बाकी भी जो अमेरिका के एलाइज थे, आप ऑस्ट्रेलिया में ऑकस होती देखते हैं, आप कोरिया और जापान का बिल्डअप शुरू होता देखते हैं। तो ये आपको वो चीज एक अलायंस सिस्टम में समझ आ जाती है कि ये अमेरिका कोशिश कर रहा है कि एलाइज देखे एशिया में, जिसके थ्रू वो चाइना को इन चेक या कंटेन कर सके। यही काम जो उसने किया था वर्ल्ड कोल्ड वॉर में, कि एक तरफ नेटो थी, दूसरी तरफ सोवियत की ने बनाई थी वॉरसॉ पैक्ट। तो ये एक ने और चाइना का तो फॉरेन मिनिस्टर ओपनली कहता है कि क्वाड, अब मैं क्वाड पे भी बात करूंगा कि क्वाड जो है इट्स अ नेटो इन इंडो पैसिफिक। अब क्वाड क्या है? क्वाड एक अलायंस है, और क्वाड 2017-18 में नहीं बनी, क्वाड बहुत पुराना 2007 में बनी थी। वो 10 साल ओके। अमेरिका को। जी, जी। अच्छा, नहीं, आई एम सरप्राइज्ड कि इतनी पुरानी 2007 से। आई या थॉट दिस रिसेंटली, क्योंकि नहीं, नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, में मैं नहीं। हूँ तो हमने रिसेंट हेडलाइंस थी कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग ट्रैवलिंग आई थिंक टू इंडिया और टू जापान टू अटेंड अ क्वाड मीटिंग, सो मैं जी, सोचा था रिसेंट इतनी बिल्कुल। पुरानी है। बिल्कुल, क्वाड बहुत पुरानी थी, और क्वाड को बनाया गया था, ये जो 4 ये ममालिक हैं इसके, भारत, जापान, साउथ कोरिया, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है, कि इनके दरमियान टेक्नोलॉजी पे कोऑपरेशन हो, क्लाइमेट पे कोऑपरेशन हो, डिफेंस में ऑपरेबिलिटी हो। 10 साल ये नेसेंट रही, इसकी कोई समिट भी नहीं हुई, कोई फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग भी नहीं होती थी इसकी। फिर अब जो मैं आपको बताता हूँ कि 2013 में आ गई पिवट वाली पॉलिसी। फिर ट्रम्प के एरा में इंडो पैसिफिक की, फिर 2016 में जापान देता है अपनी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो उनके पिछले वजीर आजम थे जिनकी डेथ हो गई थी, शिंजो आबे, वो देते हैं इस पॉलिसी को। उसके बाद फिर अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक की पॉलिसी बनाता है 2018 में। इनकी जो इस खित्ते को नेवी, इंडियन ओशियन को जो कमांड डील करती है ना नेवी की, उसका पैसिफिक कमांड नाम है, उसका नाम बदला जाता है इंडो पैकॉम, इंडो पैसिफिक कमांड। 2018 में फिर दोबारा क्वाड को रिवाइटलाइज किया जाता है, एक डोरमेंट चीज को दोबारा जगाया जाता है विद अ न्यू जेस्ट। और उसका एक एम डिफाइन अमेरिका की तरफ से होता है कि अब हमने चाइना को कंटेन करना है। और उसमें सबसे आगे फोर पे आती है डिफेंस। अभी पे आप अगर क्वाड को पढ़ें तो क्वाड इज नॉट जस्ट डिफेंस इन इट्स एसेंस, उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन आ जाती है, साइंटिफिक कॉपरेशन आ जाती है, वो इट्स वेरी ब्रीफ। लेकिन बात हम करते हैं डिफेंस की और अलायंसेस की, तो यहाँ वो अलायंस सामने आपको नजर आती है। उसके बाद से फिर आप देखिए हर साल क्वाड समिट भी हुई, फॉरेन मिनिस्टर्स की भी समिट हुई। बाइड और जब ट्रम्प के बाद बाइडन आया तो उसने इस अलायंस सिस्टम को और इम्प्रूव करने की कोशिश की। सबसे ज्यादा जो लीडर समिट थी क्वाड की वो बाइडन ने की। इस साल सितंबर में लास्ट हुई है, आई गेस 24 सितंबर को लास्ट समिट हुई है, उससे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ओके। ये तो क्वाड को हम और भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो ऑफ कोर्स चाइना को उन्होंने काउंटर करने के लिए वो फर्स्ट चाइन आइलैंड भी बना रहे हैं, वो इस उस पूरे उस स्पेसिफिक हम्म, एरिया में, चूंकि ये इकोनॉमिक हब फ्यूचर का बनने वाला है ना, ट्रेड सारी यहीं से जाती है, तो वो इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें में हम चाइना में बात कर रहे हैं, यूएस रिलेशन ना जो इंडिया के चाइना के थ्रू। अब रशिया को थोड़ा अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, अब आप देखते हैं शुरू हम्म, से इस तरह मेजर जो इंडियन जो आर्मरी है, जो उसमें जितनी आप नेवी ले लें, आप एयरफोर्स ले लें, बिल्कुल। आर्मी, हर चीज़ का मेजोरिटी वो रशियन टैंक्स या वट जो इक्विपमेंट है रशियन है। रिसेंटली भी इंडिया जो है वो, इंडिया ने कंडेम रशिया को इतना स्ट्रांगली नहीं किया। रशिया की इकॉनमी भी इंडिया से चल रही है, क्योंकि वो ऑयल बेशक कम रेट में रशिया बेच रहा है, लेकिन हम्म, एटलीस्ट उसका ऑयल सेल हो रहा है इंडिया को। और बिल्कुल। इंडिया भी अगेंस्ट द विश ऑफ यूएस, या कह लें यूएस शायद इतना जोर से रोक नहीं रहा, इंडिया भी ऑयल, रशियन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। हम नहीं कर सकते, अगर हम करें वो हमसे सैंक्शन लगा देंगे, या हर मुल्क रशियन ऑयल नहीं ले सकता, लेकिन इंडिया फ्रीली रशियन ऑयल एक ले रहा है और वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि रशिया क्या यूएस अलाउ कर रहा है चाइना को ये करने के लिए कि रशियन आप ऑयल लें और एक्सपोर्ट कर लें, या इंडिया थिंक्स इंडिया इज पावरफुल इनफ दैट नो वन कैन टेल इट टू डू, ये अपने आप से कह रहा है कि जी वी आर स्ट्रांग ना, वी विल डिवाइस और ऑन पॉलिसी? क्या इंडिया अपने आप से ये कर रहा है अपने दे- पावर से, या यूएस ने अलाउ किया कि नो यू कैन एक्सपोर्ट सर्टन अमाउंट या वट एवर? देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया और बहुत से जवाबात आपके क्वेश्चन में है। जो आपने इस क्वेश्चन पे एंड किया कि क्या इंडिया अपने ओन पे कर रहा है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, उनकी रीसेंट किताब है वाई भारत मैटर्स। उसमें वो आर्ग्यू देते हैं कि जिस तरह दुनिया में पोल्स बनते हैं ना, हमने मल्टीपोलर दुनिया की बात की, चीन, अमेरिका, भारत भी एक पोल है। अब ये एक आइडिया उनका शुरू से रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन अलाइनमेंट से, नेहरूवियन आइडियाज से लेके
ये फिर 80s 90s, तो उनके स्ट्रेटेजिक कल्चर में ये एक एलिमेंट है। लेकिन अब हम आ जाते हैं, देखिए इंडिया बड़ा बहुत है और वो उनकी ऑयल डिपेंडेंसी कोई नई चीज़ नहीं, वो रूस से भी लेते थे, वो ईरान से भी लेते हैं, वो वेनेजुएला से भी लेते रहे हैं और एक वक़्त में जब गल्फ वॉर थी, वो इराक से भी लेते रहे थे। तब भी अमेरिका ने जो 91 में जब ये खत्म हुआ था, दे एक्चुअली प्रेशर्ड देम। तो वो आपको वो एक पूरी तारीख है। भारत तेल लेता रहता है और अभी भी जो बात आ रही है कि भारत का त कि यूरोपियन ममालिक को भी तेल बेचता है, क्योंकि उनकी भी डिपेंडेंसी सारी एनर्जी की रशिया पे थी और यूक्रेन-रशिया जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान भी उनको इसी एंगल पे हो रहा है कि वो गैस और तेल लेते थे। अब थोड़ा-सा भारत और अमेरिका की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक पैटर्न मिलता है कि हमें लगता है कि शायद डाइवर्जेंस है, लेकिन बहुत बार अमेरिका इनको वेवर भी दे देता है, सैंक्शंस पे भी। आप देखें जो भारत का एटमी प्रोग्राम था, 1974 में सन 74 में वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एक न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं और यहाँ भी मैं व्यूअर्स को बता दूँ कि जनूबी एशिया में एटमी हथियार पाकिस्तान ने नहीं किए। पाकिस्तान का इरादा भी नहीं था, भारत ने इंट्रोड्यूस किए। इंडिया इंट्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन साउथ एशिया। 74 में वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद दुनिया की जो बड़ी न्यूक्लियर पावर्स थी ना, न्यूक्लियर सप्लायर्स, वो कहते हैं हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाएँगे। जिसकी बेस पे जिसको भी पीसफुल या आपने न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल देना है या टेक्नोलॉजी देनी है ना, उसका एक मैकेनिज़्म बना। अब ये बना किसके रिएक्शन में? भारत के खिलाफ, कि भारत ने टेस्ट किए तो इसकी वजह से इंस्टिगेट हुए। उसके बाद आप तारीख देखते हैं 90s में और फिर 98 में भी आके ब्लास्ट पहले किसने किए? इंडिया ने। उन्होंने 5 टेस्ट किए थे। पाकिस्तान का तो एक प्रोग्राम तो ऐसे 80s से 90s से चलता आ रहा था। लेकिन ब्लास्ट आके इंडिया ने किए, जो वाजपेयी हुकूमत ने आके किए। फिर रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को करने पड़े। लेकिन फिर आप देखते हैं कि सैंक्शंस क्लिंटन हुकूमत लगाती दोनों पे है। लेकिन इंडिया पे फ़ौरन से कुछ वक़्त बाद ही वो सैंक्शंस भी उठ जाती हैं और सैंक्शन हम पे लगी रह जाती है। और 90s की पूरी डेकेड में पाकिस्तान पे ब्राउन, ग्लेन और प्रेसर अमेंडमेंट लगती रही है, इंडिया पे नहीं। इसी तरह आप एक मिसाइल सिस्टम का नाम सुनते हैं एस-400। भारत कुछ साल पहले जो रशिया का सबसे एडवांस एंटी एयर सिस्टम जिसको माना जाता है वो एस-400 मिसाइल था। अमेरिका की एक सेट ऑफ सैंक्शन है, उसको हम कैट्सा कहते हैं ना, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस। उनकी सेनेट कांग्रेस उन ममालिक पे सैंक्शंस लगाती है। कुछ साल पहले आपको याद हो जब तुर्की ने ये मिसाइल सिस्टम खरीदा तो उन्होंने पूरा F-35 का प्रोग्राम ही खत्म कर दिया इनके साथ। और और इंडिया ने भी एस-400 मिसाइल लिए। ट्रंप ने अनाउंस ओबामा और उसके बाद ट्रंप हुकूमत ने अनाउंस किया कि हम कैट्सा लगाएँगे। लेकिन आज तक वो उनकी बिल उनकी सेनेट में पड़ा है, अप्रूव नहीं हुआ। वेवर दे दिया गया उनको। वो ईरान से भी तेल ले लेते हैं, वो रूस से भी तेल ले लेते हैं। अब यहाँ वो पॉलिसी है ना कि इंडिया को मनाया कैसे जाए टू बी इन अ पार्ट ऑफ अलायंस फॉर अस। इसको मैं ये नहीं देखता कि अमेरिका की मर्ज़ी से हो रहा है, शायद ये अमेरिका की स्ट्रैटेजिक कंपल्शन है कि भारत की ज़रूरत है, तो भारत कर रहा है। लेकिन ये पैटर्न आपको ना दुनिया भर में हर जगह ही नज़र आता है। अब हम अमेरिका, चाइना की भी बात करें, इन दोनों की आपस में ट्रेड और इंटरडिपेंडेंसी इतनी है कि ये पूरा एक कंस्ट्रक्ट होता है ना, कि क्या ये दोनों दुश्मन हैं? इस पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, क्वाड का, ऑकस का बड़ा रुकन है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की चाइना से आप देखें ज़रा ट्रेड बिल्कुल ये और नहीं उनकी से सारा कोऑपरेशन ये देखें। मिनरल्स जब यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जितने मिनरल्स एक्सपोर्ट सारा रॉ मटेरियल करते हैं, ये तो कुछ नहीं बनाते, सारा चाइना जाता है, तो अच्छी खासी नहीं, डिपेंडेंसी है बिल्कुल इनकी इवन के चाइना पे। चाइना के जो हाँ, कोल फायर पावर्ड प्लांट्स हैं, वो सारा मेजॉरिटी कोयला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल इनकी बिल्कुल। है। इसी तरह आप देखें जापान की भी चीन चीन से, और यहाँ पर मैं अगर आई विश मैं कुछ स्टैट्स शेयर करूँ, फिर इंडिया की भी है। आप देखिए चाइना और इंडिया का ट्रेड का ग्राफ बढ़ता रहा है। इस साल कोई फिगर 121 बिलियन है। मेरी थोड़ी मेमोरी कभी-कभी नंबर्स में हिल जाती है, बट इट्स अराउंड दैट। No, एंड इन ऑल दीज़ ट्रेड इक्वेशंस चाइना इज़ इन सरप्लस एंड बोथ साइड्स आर बेनिफिटिंग। लाइकवाइज़ जो चाइना यूएस की ट्रेड वॉर की जो बात की जाती है, चाइना के जो सबसे सोफिस्टिकेटेड गुड्स हैं, उनका रेसिपी कंट्री कौन-सा होता है? अमेरिका। अमेरिका, यस इससे यस। अमेरिका की जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेशंस है, एप्पल, आप टेस्ला को भी देख लें अब, या जितनी भी उनकी बड़ी हैं, उनके जी लिए जी। बहुत बड़ी मार्केट डेस्टिनेशन क्या है? चाइना। चाइना, यस यस यस। तो सी दि दि इंटरडिपेंडेंसीज। इसको हाँ, तो इसको उस कोल्ड वॉर वर्नाक्युलर में भी देखना ना एक तरह से बड़ा गलत है, क्योंकि वो एक डिफरेंट डायनामिक था। अब 90s के बाद जब ग्लोबलाइज़ेशन आई है, तो दुनिया की बहुत बदल गई है। ओके, यस यस, ऑफ कोर्स, चूंकि यूएस से जब इंडस्ट्री मूव हुई है ना, तब
वो चूंकि न्यूक्लियर थ्रेट था, हर वक्त उस टाइम हम सुनते थे कि जी ट्रेनिंग होती थी स्कूलों में बच्चों के लिए, अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया हुँ, ये करना है, तो तब हर चीज़ सिक्योरिटी लेंस देखी जाती थी। अब दौर आ गया, एग्ज़ैक्टली, एक इकोनॉमिक लेंस भी देखा जाता है। आप उस तरह कर नहीं सकते ना, सेटर कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स बहुत डिपेंड करती है। यही हम भी अक्सर मैं सोचता हूँ, थोड़ा टॉपिक से अलग हो रहे हैं, कि हम इंडिया से ट्रेड क्यों नहीं करते। चाइना और यूएस कितने आपस में खिलाफ है, लेकिन वो बिल्कुल, ट्रेड करते हैं, एक दूसरे का फायदा पूरा होता बिल्कुल। है। ट्रेड है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में रखे। हम हालांकि अपने नेबर के साथ नहीं करते, हमारी कोई इतनी सीरियस ट्रेड ना अफगानिस्तान के साथ है, ना ईरान के साथ है, ना ही इंडिया के साथ है। हमें करनी चाहिए। अच्छा, फर्दर इस पे मैं अगर एक्सपेंड करूँ, हमने ये तो पॉइंट ऑफ कहते हुँ, हैं जिन पे आप अग्री करते हैं दोनों, वो तो डिसाइड कर लिए हमने, थोड़ा डिस्कस किया। अगर आप हुँ। कुछ ये बातें बता सकें कि इंडिया और यूएस में दोनों जो पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन कौन से हैं, कौन से पॉइंट्स पे इनके आपस में नहीं बनती या डिसएग्रीमेंट ज़्यादा होते हैं, या यूएस किन बातों से नाखुश है, या इंडिया के ना कुछ चीज़ें जो आपस में जिससे इख्तलाफात मेजर इनके क्या हैं। देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इख्तिलाफ़ात तो रहते हैं, इट्स अबाउट टू अ मैनेजेबल एक्सटेंट। अब आप देखें पिछले कुछ सालों में ऐसे कुछ इवेंट्स हुए हैं जिनकी बुनियाद पे आपको अक्सर फिशर्स नज़र आते हैं। सबसे पहले जैसे आपने कहा यूक्रेन-रशिया वॉर। इस मामले में दुनिया एक तरह से आपको कैंपों में डिवाइड भी होती नज़र आती है, ऑन द स्टैंस कि अब भारत के रूस के साथ बहुत फार-फ्लंग ताल्लुकात हैं और वो आपने जैसे बताया वो डिफेंस भी लेते हैं, वो एनर्जी भी लेते हैं। अमेरिका ऑन द अदर हैंड पूरे यूरोप से कह रहा है कि आप सामान दें जाके यूक्रेन को। वो जाके फिर आपको नज़र आता है बहुत से एशियाई ममालिक भी इसमें असिस्टेंस करते हैं, बल्कि देयर वाज़ एन इंस्टेंस के इवन इंडिया क की भी जो वेपन्स हैं कुछ, वो भी पहुँचे यूक्रेन की साइड पे। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन होती है। तो जो बात है कि फिशर्स किसमें आते हैं, कुछ टाइम पहले फिर आप देखते हैं कि कनाडा के साथ एक इंडिया की डिप्लोमैटिक स्पैट होती है, जिसमें इंडिया की रॉ और उनके बहुत से पॉलिटिशियंस इवन अमित शाह उनका नाम आता है कि ये सिख खालिस्तान की जो लीडर्स हैं, अब ये जो अलेज करते हैं, उनको असैसिनेट करवाया गया। अब यहाँ ये बात जो मैंने रिसेंटली आर्टिकल भी लिखा था, मैंने ये लिखी और फिर इसमें इंटेलिजेंस किनमें शेयर होती है? फाइव आइज़ के थ्रू। फाइव आइज़ वो एक इंटेलिजेंस अरेंजमेंट है बिटवीन कनाडा, न्यूज़ीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स जो आफ्टर स्पेशली ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म और इस एरा के बाद से वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये इंडिया की के बारे में ये इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर की गई। तो दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए जो ये वेस्टर्न ममालिक इस चीज़ को लेके थोड़े सेंसिटिव है, कि आप हमारी टेरिटरी पे आके इस तरह असैसिनेशंस या वो इस तरह तो फिर कोई भी आके जितनी अथॉरिटेरियन रेजीम्स होती हैं थर्ड वर्ल्ड में वो आके ये वाला काम शुरू कर दें असैसिनेशंस का और मार-धाड़ का। और इसका तारीख भी आपको मिलती है कि जो अ, लंदन में यूके में नोवाचोक किलिंग्स जो हुई थी एक न्यूक्लियर नर्व एजेंट के थ्रू जो रशिया से डिसिडेंट्स आए थे ना भाग के या इन्होंने उधर एजाइलम लिया था उनको मारा गया था। इन्होंने एलेज वेस्टर्न कंट्रीज ने एलेज किया कि ये रूस खुद कर रहा है। तो इन्होंने कोई 300 डिप्लोमैट्स को एक्सपेल कर दिया था। तो दैट गोज़ ऑन टू शो कि ये अपनी सिटिज़न्स की क्योंकि वो दे आर लाइक आई वुड नॉट अब डेमोक्रेसी का तो एक कंस्ट्रक्ट भी सवाल में है, खास तौर पे जब आप गज़ा कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं और उनकी डबल स्टैंडर्ड्स देखते हैं। लेकिन वो अपनी जो लोकल जो उनकी वोट बेस इलेक्टोरेट है, उनके मामले में वो ह्यूमन राइट्स और इन डिबेट्स को थोड़ा-सा ज़्यादा सेंसिटिवली लेते हैं। दूसरा फिर ये कि ऑब्वियसली इंडिया ने जो ये एक्शंस किए, वो उसने अपने ओन पे किए। ये उसकी बेलिजरेंस आप कह सकते हैं। अब इसको आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज था या जो भी था और कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि कनाडा की कुछ पॉलिटिकल डायनामिक्स ऐसी हैं और भारत की ऐसी हैं कि जिनकी बुनियाद पे फिलहाल जो ट्रूडो गवर्नमेंट है और मोदी गवर्नमेंट है, उनका एक स्पैट बना हुआ है। कुछ तो ये भी देखने का अगले साल शायद इलेक्शंस में कनाडा में आई गेस देयर इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर तो वो दे आर सम आर बेटिंग ऑन दैट। दूसरा फिर आपने जो बात की कि देखें अलायंस अगर आप किसी की साइड पे आ रहे हो, अगर अमेरिका चाहता है तो यू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। आप जापान देख लें, साउथ कोरिया देख लें, फिलिपीन देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, दे आर एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे अगेंस्ट चाइना। Even countries like Vietnam. So when you look into that, if you're from an American purview, you expect India to act in certain manner, be it aggressive, be it a bit pulling back from रशिया एंड ऑफ सॉर्ट्स लेकिन एक तरफ से ये भी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया एक मार्केट भी तो बहुत बड़ी है और इंडिया की बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज भी चल रहे हैं एनर्जी डिपेंडेंस भी है और कोई भी मुल्क को वो कहे यार आप मुझे ऑल्टरनेट दे दें तो ठीक है मैं किसी की तरफ ना जाऊं तो इट्स एंटायरली दैट इक्वेशन तो बिल्कुल हाँ फिशर्स नजर आते हैं आ रहे हैं और टू एन एक्सटेंट जो रिसेंटली बांग्लादेश में स्टूडेंट्स लेड प्रोटेस्ट ने हसीना को टॉपल किया है अब आप देखते हैं हसीना इंडिया जाके हसीना वाजिद इंडिया में
और जो न्यू गवर्नमेंट है, इट हैज रिकग्निशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, तो दैट आल्सो गोज ऑन टू शो कि इस मामले पे भी वो दोनों एक तरीके से नहीं देख रहे थे। ये काफ़ी डिफरेंसेस है ना, इसीलिए मैं इस पे आ रहा था। मैंने ऐसे रिसेंटली आई थिंक हार्वर्ड के कोई प्रोफेसर थे, वो इस तरह कह रहे थे कि अ पावर इंडिया यूएस, द लास्ट थिंग यूएस वांट्स इज अ पावरफुल इंडिया, स्पेशली आफ्टर चाइना हम्म। एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जब अब चाइना इतना या ग्रो किया, इसमें या यूएस का हाथ है। यूएस ने उनको सारी इंडस्ट्री लेके आया, फैक्ट्री लेके आया, और वो चाइना अमीर क्यों हुआ है? सब कुछ यूएस को बेच बेच के। अब बिल्कुल, वो चाह रहे हैं, हमने बिल्कुल। ये तजर्बा एक दफ़ा किया और वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। चाइना, इंडिया ऑलरेडी उनको आंखें दिखा रहा है, जिस पे अपनी इंडिया की मर्जी नहीं होती, इंडिया सीधा सीधा इनकार करता है, हम्म। इंडिया उनकी बात नहीं मानता, उनके कैंप में उस तरह नहीं जा रहा जिस तरह यूएस चाहता है। तो आप बिल्कुल। ये चीज़ जो फ्यूचर में, स्पेशली जो ट्रेड में अब हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो फैक्ट्रीज एप्पल ने लगाई वहाँ पे, जो है वो टेस्ला के, आप अक्सर न्यूज़ सुनते हैं, टेस्ला वाले चाह रहे हैं कि हम कार्स हम्म। लेके आए, लेकिन यूएस उन पे अच्छे खास, सॉरी इंडिया उस पर काफ़ी सारी टैक्सेस लगा रहा है। वो चाह रहे हैं कि वो टैक्स कम हम्म। हो ताकि हम लोकल असेंबली भी स्टार्ट करें, या उनकी कार्स यहाँ पे आ सके। तो जो इकोनॉमी जो इतनी ग्रो कर रही है इंडिया की, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे सेटअप लगा रही हैं, चाइना का ट्रेड, तो आप क्या देखते हैं, क्या यूएस इंडिया को इतना अलाउ करेगा, या इतनी लॉन्ग टर्म इनकी पार्टनरशिप इतनी इस तरह? अब फ्रांस या जर्मनी भी एक बड़े इकोनॉमिक पावर्स हैं, लेकिन वो बहुत क्लोज अलाए हैं, लाइक उनमें कभी कोई गैप नहीं आता। या कनाडा कितना बड़ा कंट्री है लेकिन क्लोज अलाए है। इंडिया ऑलरेडी जब उनको आंखें दिखा रहा है, तो वो क्या अलाउ करेंगे इंडिया को इतना फ्यूचर में ग्रो करना, कि वो उनके लिए ही थ्रेट साबित हो जाए, कि वो उनके सामने खड़ा हो जाए? क्योंकि इंडिया की पावर बड़ी है, इकोनॉमी बड़ी है, मिलिट्री, हर चीज़ वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो यूएस के मुताहिद नहीं है सर, जिस तरह वो यूएस चाहता है। देखिए, ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत है कि चीन की ग्रोथ से अमेरिका को मसला क्या था। जो हम ग्लोबलाइजेशन थी, ग्लोबलाइजेशन थ्री प्रॉन्ग थी। फाइनेंशियल ओपनिंग ऑफ मार्केट इकोनॉमीज थी, सोसाइटी थी, तीसरा एक पॉलिटिकल निजाम था। अमेरिका दुनिया भर में ना एक क्रूसेड करता है ह्यूमन राइट्स की, कि हम जमहूरियत फैलाना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, कि अगर आप हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी लड़ा अप्लाई कर रहे हो, तो ये पॉलिटिकल मॉडल भी कर लो, जिसमें वो एक पूरा एक जी वर्नाकुलर है उनका, ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का। इंडिया शुरू से एक जमहूरियत ही रहा है। तो इंडिया में इनको पॉलिटिकल सिस्टम, आई थिंक दैट इज ऑलरेडी इन लाइन। वो अपने आप क्लेम करते हैं वी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बाय यस यस पॉपुलेशन, विच दे आर। यस। चीन फिलहाल नहीं है, तो वो और चीन एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम उनका, जी सीपीसी जी। जो चलता है, तो वो उनको उससे एक एंगल तक फ्रिक्शन है। दूसरा ये कि जो इंडिया की, लेकिन आप रीसेंट ट्रेंड्स देखें, अगर हम जमहूरियत ही ले लें, तो रिसेंटली बीजेपी के जो पिछली दो हुकूमतें रही हैं, उसमें ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का, जी फ्रीडम ऑफ प्रेस के क्या हालात रहे हैं, एंड द डाटा इज कमिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जी वो जी आपके सामने वो चीज आ जाती है। आपने जो बात की ट्रेड की, कि देखें, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, और उसकी एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स भी आपको नजर आती है। तो अगर आप एक अमेरिकी कम, और देखें ना, यूरोप में और अमेरिका में हो क्या रहा है, डेमोग्राफी नीचे गिर रहा है। आप, बिल्कुल। यस। यू नीड टू हैव अ कंज्यूमर, कि आप जो गुड बनाते हैं किसी को बेचेंगे ना। तो बिल्कुल। एक खित्ता है जहां एशिया, पूरा एशिया, क्यों क्यों कहा जाता है द फ्यूचरिस्ट एशिया, आसियान, भारत, पाकिस्तान, चाइना, मिडल ईस्ट, क्यों? इनकी मीडियम पॉपुलेशन अभी कम है, इनका यूथ बल्ज बहुत ज्यादा है, और यूथ बिल्कुल। बल्ज का मतलब एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, और वही वर्कफोर्स जो बाद में कंज्यूमर भी बनती है, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल वो ही बिल्कुल बिल्कुल। खरीदती है गुड्स। अब जितनी इंटरनेशनल कंपनी चाइना में क्यों जाती हैं, वो जाती इसलिए कि हमने बेचना है उधर, हमने लोकलाइज बिल्कुल। करनी है प्रोडक्शन उधर। वो कंज्यूमर, पहले पहले होता था कि आप एक एशियाई ममालिक में आके फैक्ट्री लगाते थे, गुड बना के बेचनी है आपने जाके यूरोप में या अमेरिका में, जो 90s में ट्रेंड रहा। ये आप देखते हैं बहुत से एशियाई ममालिक में, बांग्लादेश और इन सब ममालिक में देखते हैं आप। अब क्या है कि अब वो ममालिक भी इतना आगे आ गए हैं कि अब वहां, अब 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 आपने उधर बेचनी है चीज, अब मार्केट आपने वो कैप्चर करनी। तो इंडिया ओके। इज लाइक अ फेवरेबल मार्केट ओवर हेयर। लेकिन क्या आप वो जो आपने बात की कि इंडस्ट्री उसमें लग सकती है, तो इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल वो है ना, कि अगर बाहर से कंपनी आ रही, तो एक हमारी यहाँ की कंपनी के साथ वेंचर करे। और जो खास तौर पे जो डिफेंस डील्स में वो ये चीज तो बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, कि अगर वो किसी से जहाज लेते हो, वो कहते हैं आधी या उससे ज्यादा प्रोडक्शन इधर हो। रशिया से इनके इसलिए फेवरेबल टर्म्स रहे, कि जो सुखोई में लेते थे, इनकी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो करती है। और इसी वजह से राफेल की डील भी वो जो टाटा के साथ वो कर रहे थे, टाटा और जी जी। रिलायंस, आई माइट बी रॉन्ग, शायद मैं, आई गेस रिलायंस की एविएशन की कंपनी थी। अब रिलायंस कौन है? इट्स अंबानी, एंड यस। वी ऑल नो, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट नोन, बीजेपी, मोदी एंड अंबानी,
देयर या इज अ कंकॉर्डेट ओवर देयर। तो अब वो जो बनाने वाली डील थी वो आगे नहीं चल सकी, तो इवेंचुअली दे हैड टू जस्ट बाय दोज राफेल्स। और यही चीज जो वो अभी आपको नजर आती है, जो इन्होंने हाल तेजस के इंजन है ना, दे आर कंटिन्यूसली सफरिंग डिलेज, क्योंकि वो अमेरिका से आने हैं, अमेरिका से बन के आने हैं। तो जी जो जी। एक मेक इन इंडिया वाली फिलॉसफी है ना, तो जो वेस्टर्न डिफेंस इंडस्ट्री है वो उसको इतना सब्सक्राइब नहीं करती। रशिया ड्यू टू इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज कर लेता था, लेकिन वो चीज ऑब्वियसली डिफरेंसेस, लेकिन ये वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल से तमाम ममालिक में होती हैं। ये और ये इट कम्स डाउन टू गवर्नेंस इश्यूज एज वेल। लेकिन जो अगर आप आगे देखें तो मार्केट डाइवर्सिफाई हो रही है। आप सिर्फ भारत ना देखें, रिसेंटली कंबोडिया और वियतनाम का भी पैटर्न देखें, ये भी ओके। ये भी डीलोकलाइज हो रही हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इस टाइम इकोनॉमी का एक पैटर्न है डी कपलिंग एंड डी रिस्किंग, कि किसी एक मुल्क या किसी एक खित्ते में आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट ना डाल दें, इसको डाइवर्सिफाई रखें, सप्लाई चेन के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ आप इसको स्कैटर्ड रखें, ताकि अगर कहीं भी कोई डिसरप्टिव इवेंट होता है आपकी बिल्कुल। पूरी सप्लाई चेन ना, और ये काम सिर्फ वेस्ट और इंडिया नहीं कर रहा, ये काम इवन के चीन खुद भी कर रहा है। तो हम अक्सर देखते हैं ना, चीन से जो इंडस्ट्री के निकल के जा रही है, चाहे वो भारत में जा रही है या आसियान में जा रही है, वो उनकी मोस्टली जो लो वैल्यू प्रोडक्शन है, वो कहते हैं अगर हम इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कर लें। और इसका इनको फायदा भी ये होता है कि अगर अमेरिका चीन पे कंपनियों पे सैंक्शन लगाता है कि चाइना बेस्ड जी। कंपनी, अगर वो कंपनी आके मेक्सिको में अपना प्लांट लगाती है, बिल्कुल और वहां तो नेफ्टा की पूरी डील है जिसके थ्रू हम पूरे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होता है, तो मेक्सिको बिल्कुल से अमेरिका जाने में क्या मसला है, और आप होता देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने जो बात की डिफेंस की जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, इस पे भी मैं आना चाहता। ये कुछ अर्सा पहले हम सुन रहे थे कि जो F16 है, जो उसका लेटेस्ट मॉडल है, उसकी फैक्ट्री तो हम्म। यूएस में तो बंद हो गई है, लेकिन वो री लॉन्च शायद करें जी कि इंडिया में एज F71 और समथिंग लाइक दैट। ब्लॉक 52 तो है F21। हाँ, वो ये समथिंग डिफरेंट, वो इसी को F21। जी। थोड़ा रीडिज़ाइन करके चाह रहे हैं, लेकिन वो डील उस तरह मटेरियलाइज ना हो सकी। उसके बाद अपाची हेलीकॉप्टर का भी न्यूज़ आ रही थी, लेकिन आई थिंक इसका ओवरऑल थोड़ा बहुत शायद फ्रेम बनता है इंडिया में, उसके बाद वो चला जाता है वापस यूएस चला जाता है, वहीं पे वो असेंबल कंप्लीटली होते हैं, ये भी न्यूज़ सुन रहे थे। तो ये हम देख रहे हैं कि वो यूएस चाह रहा है इंडिया को अपनी तरफ लाने का, लेकिन वो इतना भी ट्रस्ट नहीं करता कि वो इतनी क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी दे। और डिफेंस पे ही अगर हम बात करें तो इस तरह अभी जो मेजर फ्यूचर का सेक्टर है, वो अटलांटिक तो रहा नहीं है, पहले नेटो बनी थी अटलांटिक के लिए, अब इंडो पैसिफिक हम्म। जिस तरह आपने कहा। तो क्या आप देखते हैं इस तरह, लेकिन अटलांटिक में ना यूएस को, रशिया को काउंटर करने के लिए यूएस बेसिस थ्रू आउट द यूरोप आप देखते हैं। हम्म। अभी आप क्या फ्यूचर में देख रहे हैं कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड, अभी अभी तो हम है कि जी यूएस चाह रहा है कि इंडिया उसके साइड पे आए, लेकिन कोई ऑफिशियल यूएस इंडिया कोई पैक्ट, डिफेंस पैक्ट टू काउंटर चाइना, या कोई नेवल बेस यूएस आर्मी इंडिया में बनाए। हम ये भी न्यूज़ आ रही थी शायद कि हसीना वाजिद को शायद निकाला गया है कि सेंट मार्टिन जो आइलैंड है बांग्लादेश के पास, वहाँ पे यूएस अपना बेस बनाना चाहता है। तो ये आप क्या इंडो पैसिफिक इस एरिया में इंडिया फ्यूचर में यूएस नेवल प्रेजेंस देखते हैं आप, या मिलिट्री के जो बेसिस समथिंग लाइक दैट? देखें, इंडियन ओशियन में अगर आप थोड़ा मैप देखें ना, तो नीचे बहुत, मालदीव से भी बहुत नीचे एक छोटा सा जजीरा है डिएगो गार्शिया, वो ब्रिटिश ने अमेरिका को दिया हुआ है, बेस ओके। उनकी मौजूद है। अमेरिका की आपको पता है, उनका सबसे लार्जेस्ट जो फोर्स कॉम्प्लीमेंट है उनकी नेवी है, उनकी 7 फ्लीट्स हैं, वो दुनिया भर में है। बिल्कुल उनकी जो मशरक वस्ता में फ्लीट बैठती है, उनके बेसिस हैं थाईलैंड, फिलीपीन, हर जगह उनके बड़े बड़े बेसिस थे। कुछ तो उन्होंने बंद कर दिए 90s के बाद, जैसे फिलीपीन में सुबिक बे था, वो गुआम में भी बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी वो डार्विन में एक बेस बनाना चाह रहे हैं। वो बात है। अब जो आपने एक डिफेंस एग्रीमेंट की बात की ना, देखिए ये जो डिफेंस टाइज और ये अगर मैं कह दूं अमेरिका की टर्म में इसको म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी कहते हैं, ये इसके साथ एक पूरी पॉलिटिकल कॉनोटेशन होती है, क्योंकि अमेरिका का कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड डेटरेंस, कि आप वो मुल्क अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स कर देता है अमेरिका को, कि अमेरिका बचाएगा। फिर अमेरिका की उधर फौज भी बैठी होती है, बेस भी बैठी होती है, वो मुल्क की बहुत हद तक पॉलिसी अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड होती है। और ये आप पैटर्न देखते हैं छोटे ममालिक के, छोटे तो नहीं कह सकता ऑब्वियसली, वो बहुत मतलब दे आर क्वाइट बिग कंट्रीज। जापान हो गया, उनके साथ उनकी ट्रीटी है, फिलीपीन के साथ रही है, कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ रही है इनकी, जी ताइवान के साथ जो थी, लेकिन अब वो एम्बिग्युइटी में चली गई आफ्टर वन चाइना पॉलिसी। बट वो बात अक्सर उनकी लीडरशिप या बाइडेन जैसे वो उनकी स्टेटमेंट से वो बात इंप्लाई कर देते हैं कि वी माइट डिफेंड देयर, क्योंकि वो अक्सर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करती है, उनकी फ्लीट्स तो उधर बैठी हुई हैं, वो जी जी जी। एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा एक वो एक फोर्स कॉम्प्लीमेंट होता है उधर।
बिल्कुल। इंडिया के साथ बात सी थी कि इंडिया ये खुद भी चाहता है कि वो अपनी डिफेंस सिक्योरिटी या डिफेंस आउटसोर्स करे। और क्योंकि इंडिया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी ना कि इंडिया एक तरफ तो अपना एक इमेज बताना चाह रहा है कि भी हम खुद एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ऑपरेशंस जी कर सकते हैं रेड सी में, हम अपने हथियार भी भेज सकते हैं, हमारी इतनी बड़ी फौज है, तो व्हाई वुड दे आउटसोर्स दैट? एंड आई थिंक फॉर सम वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल रीजन वो अमेरिका को, व्हाई वुड दे लेट देम स्टीयर देयर लाइन? वो क्लेम करते हैं हम तो किसी को नहीं सब्सक्राइब करते इस मामले में। तो वो वाली ओके। बात है। दूसरा जो आपने बात की कि ये बिल्कुल सही पैटर्न है कि इस टाइम जो सबसे ज्यादा एक इंडिया की एडवांस प्रोक्योरमेंट्स हैं वो अमेरिका से ही हो रही हैं। F-21 वाली नहीं हुई, कुछ टाइम पहले जो उनका सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके लिए उन्होंने टेस्टिंग की, तो बोइंग ने F-18 जो उनका जहाज है उसकी आके इंडिया में आके टेस्टिंग की, रैम्प टेस्टिंग। लेकिन वो मेरे ख्याल से अब डील जो है वो राफेल का ही एक वेरिएंट है, राफेल एम, उसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं, तो जी वो। जी और डिफेंस डील्स की ना एक अपनी जियो पॉलिटिक्स होती है। अब एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, उसके साथ उसकी इंडस्ट्री आएगी, उस कंपनी या उस मुल्क के लोग आएंगे जो आपके अंदर काम करेंगे। इट्स वेरी मच अ जियो पॉलिटिकल डील इन एसेंस। बिल्कुल और बिल्कुल। अब और यहाँ आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि इंडिया की जो फजाइया है इट्स फेसिंग अ शॉर्ट फॉल ऑफ नियरली 11 स्क्वाड्रंस। उनको कमी है, उनको वो नंबर्स पूरे करने हैं, इसलिए आप देखते हैं उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स, राफेल भी इसलिए शुरू हुआ था, हाल भी इसलिए है, जी एम वो एमएमसीए प्रोजेक्ट्स कहते हैं, एएमसी कहते हैं, वो नहीं मटेरियलाइज हो सके। तो वो वही वजह है कि मतलब यू नीड, दीज आर सम वेरी बिग डिफेंस डील्स। जी एंड जी जी विद जी दैट वो चाहते हैं कि हम मेक इन इंडिया को परस्यू करें, लेकिन जितनी सोफिस्टिकेटेड ये टेक्नोलॉजी होती है उतना काम नहीं कर सकती। दूसरा जो मैंने पहला बताया कि भारत और इंडिया के दरमियान बहुत हद तक जो अपाची भी उन्होंने लिए हैं, उन्होंने C-17 ग्लोब मास्टर भी लिए हैं, उन्होंने नेवी में जो सबसे एडवांस मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P-9 पोसाइडन वो जी खरीदा हुआ है, और रिसेंटली सबसे लेटेस्ट उन्होंने सी बेस्ड ड्रोन्स लिए हैं, MQ-9 यस का जो वेरिएंट होता है। तो बिल्कुल आपको ये चीज ये बहुत हद तक नजर, और क्यों इंडिया, जो मैंने आपको एक स्क्वाड्रन शॉर्टफॉल से समझाया, इंडिया डिफेंस मार्केट भी तो बहुत बड़ी है। फिर बिल्कुल जो रशिया और यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि रशिया की अपनी जो सप्लाई लाइन या डिफेंस इंडस्ट्रियल जी बेस है वो बहुत इफेक्ट हुई है। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। वो इंडिया की अगले 10-20 साल की कोई रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है? अनलाइकली बिल्कुल। अनलाइकली क्योंकि अब इंडिया। रशिया एक तो बिजी है, सॉरी, रशिया एक तो बिजी है, और सेकेंडली रशिया को एयरक्राफ्ट बनाने के लिए स्पेयर पार्ट चाहिए उनकी। यूएस ने रशिया की सप्लाई हम्म लाइन आउट ऑफ रशिया के सप्लायर से बिल्कुल चौक कर दी है। कोई मटेरियल नहीं आता, कोई हम्म टेक्नोलॉजी, कोई लेटेस्ट चिप्स। फ्यूचर अब तो जहाज हर चीज़ है कि हर एक एक चीज़ में एक एक एनालॉग एग्जैक्टली। सुई के पीछे चिप लगी हुई है। वो उनकी सब कुछ वो क्लोज कर रहा है। और ये थोड़ी सी मुझे भी हैरियत होती थी कि जो इंडियन एयरफोर्स, स्पेशली एयरफोर्स है, उन्होंने मिग भी रखे हैं, उन्होंने रफेल रखे हैं, वो अब एफ से हम्म अमेरिकन जेट्स की तरफ जा रहे हैं। अब आपको भी ये पता है कि अगर आपने एक जेट एक भी खरीदा है ना, तो आपको उसकी पायलट, उसका ट्रेनर, उसकी जी लॉजिस्टिक्स, उसके स्पेयर बिल्कुल पार्ट्स, वो पूरी सप्लाई लाइन आपको बनानी पड़ती है। तो जो बिल्कुल। जो स्टाफ आपका, जितने आपने भर्ती किए हैं स्क्वाड्रंस के बंदे जो रफेल को डील करते हैं, उनको रफेल के स्पेयर पार्ट्स का पता है, रफेल हम्म को रिपेयर करने की ट्रेनिंग है, सब कुछ उनकी रफेल की है। वो मिग को उस तरह नहीं रिपेयर कर सकते। वो उतनी ये डाइवर्जेंस भी एक तरह से आप देखते हैं, बिल्कुल सही है कि उनकी रिलायंस कम होती है। लेकिन देन यू नीड 3 टाइम्स बिगर एयरफोर्स। जो एक जहाज तो एक होता है, लेकिन पीछे 400 बंदा होता है उसका सारा जो चीज़ें काउंटर करने के लिए। तो ये भी एक चीज़ मैं सोच रहा था, काफ़ी मुझे हैरान करती है। अच्छा, इस एक और पॉइंट पे आते हैं। अभी जो रिसेंट जो इलेक्शंस हुए, जो ट्रंप ने जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस की है, ये थोड़ा हम्म ट्रिकी सवाल है। आप देखें, इंडिया के बहुत बड़ा डायस्पोरा है यूएस में। वो हम बिल्कुल। अक्सर बात सुनते हैं कि जी उनकी आईटी की मेजोरिटी कंपनीज के हेड ही हम्म इंडियंस लगे हुए हैं। अच्छा, वो चीज़ कितनी इम्पैक्ट करेगी इसमें? सेकेंडली, अब वो सुना कहते हैं एफबीआई के वो कैश पटेल को आई थिंक एफबीआई के हेड बना रहे हैं, और सीआईए हम्म का मुझे नाम भूल रहा है, वो फीमेल आई थिंक वो उनको नेशनल सिक्योरिटी या सीआईए में वो जा तुलसी रही हैं गबार्ड। कुर्सी के बाद। यस। तो जब हम आप जो बातें कर रहे हैं कि वो एलाई होना बनना चाहते हैं, लेकिन यूएस अभी भी 100% इंडिया को ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि इंडिया एक थर्ड पोल दुनिया में बनाना चाहता है। यूएस एक चाइना, थर्ड पोल इंडिया अपना पोल एक बनाना चाह रहा है। तो ये जो इंडिया का जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इतनी क्रूशल पॉइंट्स पे है, पहले तो प्राइवेट था फर्म्स में, सीईओ जो एमडी जो है ना, जो वर्क फोर्स थी, लेकिन अब वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो इतनी जो हाई लेवल पे वो जाके बैठे हैं। तो ये फ्यूचर में क्या क्या आप देख रहे हैं कि टिल्ट थोड़ा सा और इंडिया की तरफ आ जाएगा इस वजह से? देखें, ये एक नेचुरल चीज है। अगर आप देखें दुनिया भर में, दुनिया के कोई बड़ा शहर नहीं जिसमें चाइना टाउन नहीं थी, ऐसा ही है ना?
जी 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 जी। तो चाइना उन कंट्रीज की सोसाइटी का पार्ट बना, इंडस्ट्री का पार्ट बना, कंट्रीब्यूशन की, उनके लोग लोअर से मिडिल से फिर एलीट क्लास का भी हिस्सा बने। यही पैटर्न आपने इंडिया की बारी भी देखा है। 70s 80s में अभी भी देखें, जो साउथ एशिया में एक पैटर्न है कि जी वेस्ट में जाके सेटल होना है। जब जी एज अ जी। यंगस्टर आप जाते हैं, आप उनके सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, आप कई साल लगाते हैं। एंड अच्छी बात ये होती है कि जो यहाँ से जो जाते हैं वो दे बिकम पार्ट ऑफ द स्टेम स्ट्रीम्स, साइंटिफिक कम्युनिटी का हिस्सा बिल- बनते हैं, रिसर्च कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ देयर इकोनॉमी। तो इवेंचुअली बहुत साल बाद जब आप इतने साल रहते हैं, आपकी फैमिली होती है, पीछे से एनआरआईज का भी कॉन्सेप्ट है, तो यू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। और फिर दूसरा देखिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स भी इस चीज पे होती है ना, कि जो कांग्रेसमैन होता है, सेनेटर होता है, वो कम्युनिटीज को जाके वो करने की कोशिश करते हैं। जी कहीं आप जी। देखें वो ज्यूइश कम्युनिटी को अट्रैक्ट करते हैं, कहीं वो आप देखें अरब कम्युनिटी को करते हैं, कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटीज को भी कर देते हैं। तो अब इंडियन अमेरिकन है, इट्स क्वाइट प्रोडक्टिव, फाइनेंशियली वायबल एंड क्वाइट अ बिग डायस्पोरा। तो जी वो जी। उनके पॉलिटिकल सर्कल में वो आपको पॉलिसी मेकिंग सर्कल में नजर आएंगे। क्या इसका इम्पैक्ट आएगा इंडिया की तरफ? टिल्ट आएगी बिल्कुल। इंडिया कैन ऑलवेज इंडिया एक्चुअली यूजेस देम टू रीच आउट टू पॉलिसी मेकर्स थ्रू आउट। वो अपने थिंक टैंक्स को भी इंगेज करवाते हैं, एकेडेमिया को भी इंगेज कराते हैं। बिल्कुल और चूंकि फैमिलीज भी होती हैं, कि कुछ कुछ की इंडिया में फैमिलीज होती हैं, वो खुद इधर बिल्कुल। काम यस। कर रहे होते हैं। तो दैट्स क्वाइट अ नेचुरल फिनोमेना। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे ये डेमोग्राफ अमेरिका का जैसे बदल रहा है, कि लैटिन अमेरिकन जो हैं वो नंबर में बढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल। इंडियन अमेरिकन को भी देखेंगे, एशियन अमेरिकन को भी देखते हैं। तो इसके कुछ शायद कम्युनल एक एंगल भी होता है, लेकिन आप ओवरऑल आपकी मैं आर्ग्यूमेंट से एग्री करता हूँ, ये बिल्कुल टिल्ट उस तरफ जाएगी। जी जी। मैं जो ये अभी आप देखें ना, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टिल्ट नज़र आता है, चूंकि जो सी गूगल का सीईओ है, वो भी इंडिया आए, मोदी से मिले, इंडिया में आके उन्होंने इस तरह काइंड ऑफ शो में वो बातचीत अपन डायलॉग पब्लिक करते हैं। हालांकि हर कंट्री में नहीं जाएगा, दुनिया में ट्रैवल करता है गूगल का सीईओ, लेकिन वो टेक समिट में जाएगा। वो किसी के प्राइम मिनिस्टर से इन पर्सन नहीं मिलता। ये तुलसी भी आई थिंक शी आल्सो ट्रैवल टू इंडिया। वो उनकी मोदी के साथ कोई मीटिंग्स की प्रीवियस हिस्ट्री है। तो उस डायस्पोरा का काफ़ी टिल्ट इंडिया की तरफ उनका रुझान है। ये नहीं, उन्होंने इंडिया को छोड़ा नहीं है, भूला नहीं है। तो ये भी एक फ्यूचर में अच्छी डेवलपमेंट देखेंगे कैसी होती है। तो चले, हम ऑलमोस्ट 1 आवर के करीब करीब है, 45-46 मिनट। तो अगर आप इस शो के एंड पे अगर आपने कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देने हो, कोई चीज़ जो मैंने मिस कर दी, नहीं आपसे पूछी, तो उस आप अगर हाईलाइट करना चाहिए, या कोई क्लोजिंग रिमार्क्स आप देना चाहिए इस इशू पे, इंडिया और यूएस पे। आई थिंक हमें इंडिया यूएसए से देखना ज्यादा जरूरी है, कि जिस चीज के लिए मिल भी रहे हैं वहां क्या एंगेजमेंट हो रही है। तो यहाँ बहुत जरूरी बात बन जाती है कि इस टाइम भारत और चीन के दरमियान एक आप अंडरस्टैंडिंग रीडेवलप होते देखते हैं। और ये आप देखते हैं कि एक ग्लोबल तनाजुर में देखते हैं कि चीन को लगेगा कि ट्रम्प वापस आ रहा है। तो बिफोर जी ट्रम्प कम्स इनटू पावर एंड ही गोज ऑन टू द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस, और मे बी टेकिंग डिफेंस टाइज टू अ न्यूअर लेवल, तो मामला सेटल करें। और दुनिया जो इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करते हैं, इट ऑल कम्स डाउन टू नेशनल इंटरेस्ट, एंड देयर आर नो फ्री लंचेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कोई मुल्क नाइस या नॉर्मेटिव या किसी एब्स्ट्रैक्ट वजह से किसी के साथ नहीं होता। इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, डिफेंस इंटरेस्ट हो, वो हर पार्टी को पता होता है कि यार किसको हमसे क्या मिल रहा है या किसको हम क्या दे सकते हैं। तो दुनिया भर में आप ये फिनोमेना देखते हैं, कभी कभी आप देखते हैं ईरान और सऊदीया में बातचीत शुरू हो जाती है। जी। यूएस और चाइना अपनी इंगेजमेंट पूरी रखते हैं। आप इवन के टू एन एक्सटेंट रशिया और यूरोप की भी इंगेजमेंट देखते हैं, एंड यूएस से भी देखते हैं। ट्रम्प का जो एक कहा जाता है कि शायद वो यूक्रेन जंग को खत्म कर दे, देखने की बात है, अनलाइकली। जी। इतना खैर वी विल इट्स येट टू बी सीन। तो यहाँ पर हमें एज स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिसी मेकर्स ये चीज देखने की जरूरत है कि दुनिया में इस टाइम हो क्या रहा है। बिल्कुल। एक टर्म यूज होती है मोडस विवेंडी, कि आपकी किसी से डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन आपने उसके साथ टाइज भी रखने हैं। बिल्कुल। इंडिया ने जहाँ एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर अगर बनना है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना है, जो वो अक्सर देखते हैं या चाहते हैं, दे नीड चाइना फॉर दैट, दे नीड जी। चाइनाज इन्वेस्टमेंट फॉर दैट, दे नीड चाइनीज बिजनेसेस फॉर दैट। आपने जैसे बात की कि अमेरिका के वेंचर कैपिटलिस्ट आके इन्वेस्ट करते हैं, ये पैटर्न आप चीन की तरफ से भी देखते हैं। और चीन बिल्कुल। की तो ट्रेड इस टाइम भारत से सरप्लस में चल रही है। और जो रिसेंट की एग्रीमेंट्स इनकी अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कि कजान समिट पे मोदी और शी की पहले मीटिंग हुई, फिर अभी आप देखते हैं जो उनके अजीत दोवल हैं, नेशनल सिक्योरिटी जी जी। एडवाइजर, वो बीजिंग जाते हैं। तो वो बहुत एक तरह से
इट्स क्वाइट ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो अपनी माउंट कैलाश की जो यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, वो तक खोल रहे हैं। बॉर्डर ट्रांस बाउंड्री डाटा शेयर करेंगे, रिवर डाटा, बॉर्डर डाटा शेयर जी जी। करेंगे। तो आपको एक वो अंडरस्टैंडिंग नजर आती है कि 2020 के बाद से इंडिया और चाइना शायद दोबारा एक वर्केबल रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आता है कि कहाँ वो डिफेंस। और मैं आपको एक शुरू में बात बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम अलायंसेस एंड क्लासिक हार्ड फैक्ट्स, अमेरिका के एंगल से देखें, अगर आपने किसी खित्ते को सिक्योरिटाइज करना है, तो आप उसमें एड देते हैं, आप उसमें पैसा लगाते हैं, आप उसमें कमिटमेंट्स देते हैं। और यहाँ वो मैंने जो बात की, पिछले 2-3 साल में अमेरिका को कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से हम जो पूरी इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट को शायद कहते हैं कि इस तरह सिक्योरिटाइज हो रही है, हम एक और एंगल से भी देखते हैं। सबसे ज्यादा एड इस टाइम वो यूक्रेन में उसकी लग रही है, फिर वो इसराइल को भी एड दे रहा है। इस साल कोई मेरे ख्याल 17 से 20 बिलियन डॉलर दी है। अब इस खित्ते में जो एशिया पैसिफिक वाला, जो इंडो पैसिफिक वाला है, इसमें एड कितनी होती है? आई थिंक आई माइट बी अ बिट ऑफ मार्क, लेकिन ताइवान को सिर्फ 8 बिलियन, उससे डबल ट्रिपल तो वो इसराइल को एक साल में दे चुका है। तो जब आपको वो कमिटमेंट या फ्लो ऑफ रिसोर्सेज नजर आएगा इस खित्ते में आते हुए, फिर हम कह सकेंगे कि यार अब शायद ये डिफेंस सिक्योरिटी अलायंस या कंटेनमेंट इज एट प्ले ओवर हियर, जो काम शायद हमने कोल्ड वॉर में देखा था। दूसरा, इट्स नॉट जस्ट सो सिंपल। कोएग्जिस्टेंस और इंटरडिपेंडेंस का जो एक लफ्ज है, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए कि आप तजारत के बगैर और पीपल टू पीपल टाइज अब इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आप ऑल आउट वॉर या कॉन्फ्लिक्ट इन दैट सेंस कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। ना भारत कर सकता है, अमेरिका भी नहीं कर सकता, चीन भी नहीं कर सकता, और शायद हम और पाकिस्तान जैसे जो बाकी ममालिक हैं वो भी नहीं है, वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। तो वो एक एंगल है। और आई थिंक वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये जो अक्सर कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, वी गेट कैरिड बाय द बैंडवैगन, लेकिन बहुत से डायनामिक्स समझने की ज़रूरत होती है, और उन डायनामिक्स के अंदर रहते हुए काम करना होता है, क्योंकि जंग किसी को पसंद नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, इंटरडिपेंडेंसी है, आपको रहना सीखना चाहिए। इंडिया चाइना, अब वो जो बॉर्डर क्लैशेस हम सुनते थे 2-3 साल पहले, अब वो बॉर्डर एक बिल्कुल। कमेटी बन गया। आई थिंक जयशंकर साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया वो बॉर्डर को सम सॉर्ट ऑफ कमेटी है। वो बॉर्डर अब बैठ के टेबल बैठ के डिसाइड करेंगे बॉर्डर क्या है। एक वो चाइना इंडिया उधर से आपस में मिल रहे हैं। यूएस ने, अब जिस तरह आपका जो हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट टॉपल हुई है वो प्रो इंडियन थी, हम्म। प्रो अब हम्म। यूएस या एंटी इंडियन गवर्नमेंट अब बांग्लादेश में आ गई है। तो यूएस ने उसको बिल्कुल। अलाउ किया, पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ रही है। वो आप दोनों बिल्कुल ऐसे एंगल ही। देखते हैं, आप यूएस और इंडिया में कुछ चीज़ें यूएस के फेवर में, कुछ इंडिया के गए हैं इसी तरह, या इंडिया के फेवर में, दोनों चीज़ें आप देख रहे हैं। वो ये तो एक बड़ा एशिया में एक नया डायनामिक सिचुएशन है, काफ़ी डायनामिक सिचुएशन है, क्योंकि जो तीन बड़े प्लेयर इंडिया, चाइना और यूएस है, ये एक दूसरे के हमायत में भी काम कर रहे हैं, खिलाफ भी काम कर रहे हैं। तो ये तो एक डेवलपिंग सिचुएशन है, तो इसको ज़रूर नज़र में रखेंगे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर भी कभी इस पे मज़ीद बात करेंगे, कुछ अरसे बाद देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तो आपको दोबारा दावत देंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप आए, इंशाल्लाह। आपने अपना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने ये शो देखा, बहुत आपने ये एपिसोड देखी। प्लीज़ इस लाइक करें, कमेंट्स में अपने जो आपकी राय आप दें इस मौजू पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम इनकी तरह और मज़ीद गेस्ट को बुलाते रहेंगे, और मज़ीद मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।